तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ये रसायन विज्ञान, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले यूपी बोर्ड के लिए है। आज चैप्टर हमारा रहने वाला है विद्युत रसायन। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा और उसको हल करेंगे, आंसर भी देखेंगे। तो क्या कहा गया है? विद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता। क्या कहा गया है? विशिष्ट चालकता। आगे एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें मोलर चालकता को परिभाषित करना है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? सबसे पहले हेडिंग डाल लेनी है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता हेडिंग डाल लेके उसके बाद में क्या देखेंगे हम लोग? तो क्या है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो कहते हैं, ठीक है, रो से प्रदर्शित करते हैं। जो रो आपके सामने दे रखा है के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा जो के से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है के बराबर के बराबर 1/रो। तो इसको आगे तोड़ के जैसे हम लोग लिखते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? कप्पा बराबर 1/r और L/r सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। तो क्या निकल के आता है? 1/r L/a। ये इसका सूत्र होता है। मोलर चालकता देखते हैं। मोलर चालकता हेडिंग डालेंगे और इस हेडिंग के अंतर्गत क्या होने वाला है? किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो ठीक है, आई होप इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको देखिए, पढ़िए और हल करिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है फैराडे के विद्युत अपघट्ट के द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता था? इसको परिभाषित करना है, बताना है। तो फैराडे का नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ये कहती है फैराडे का द्वितीय नियम। तो ठीक है, अगला देखते हैं। आगे कहा गया है फैराडे के विद्युत अपघट्ट के द्वितीय नियम का सूत्र लिखिए। तो पहले हमने परिभाषा देखी, अब सूत्र देखने वाले हैं। तो इनके सूत्र में क्या कहा गया है? इनका सूत्र कहता है जो W1 और बटे W2 जो बराबर है E1 और E2 के। यहाँ पे W1 प्रथम पदार्थ का भार है और W2 जो दे रखा है वो क्या है? प्रथम पदार्थ का तुल्यांकी भार। और आगे जो दे रखा है W2 ये दे रखा है द्वितीय भार, और ये E2 दे रखा है तो क्या? द्वितीय पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है, जो भी है स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसको हल करिए। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किसके ऊपर निर्भर करता है? किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तो आपको देखते हैं, धातु की प्राकृत इसके ऊपर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। तो डी ऑप्शन इसका सही है। उपरोक्त में से सभी किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्राकृत, धातु आयनों के मोलरता तथा विलयन के ताप पर निर्भर करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, क्योंकि? तो इसका आंसर देना है।
क्योंकि बी ऑप्शन में कहा गया इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। कारण क्या है? हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ताप, वायुमंडलीय दाब मानक इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से इतने वोल्ट होता है, इसीलिए इसका मान शून्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। कहता है कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? तो कौन सा होगा? डी ऑप्शन में क्या कहा गया है? Ag2O। तो ये अपघटित होगा, तो डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे, आयरन जो कि होता है ना, आयरन Fe से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइडों का इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। यही कारण है कि दिए गए ऑक्साइडों में से केवल Ag2O का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही होता है। अगला क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था और क्या कहता है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जो कि MgCu Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम बताना है। तो किस विकल्प में दे रखा है इसकी सक्रियता का सही क्रम? जो है ना, बी ऑप्शन में दे रखा है। सबसे आगे सोडियम आता है, मैग्नीशियम, कॉपर, और उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में इसका ये कौन सा क्रम है? सही क्रम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार। अच्छा, ये जो क्रम दिया है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत दिया है, तो एक बार विद्युत रासायनिक श्रेणी भी देख लेते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन के ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को वीडियो को रोक कर, या बोले वीडियो को पॉज करके विद्युत रासायनिक श्रेणी को देख लेना है और कॉपी पे लिख लेना है। किसका नंबर किसके बाद में आता है आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो क्या कहता है? इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव आपने देखा होगा कि हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में हम लोग क्या लेते हैं, एक कुछ इस तरीके से एक विलयन के लिए एक पात्र लेते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब इसमें हम किसी चीज़ का एक विलयन भर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ का एक विलयन भर देते हैं। तो इसमें क्या है, माना कि ये Cu की छड़ ली और ये Zn की छड़, तो इसमें जिसकी छड़ लेते हैं उसी का विलयन भरते हैं। तो Cu के बिहेव पे हम किसका विलयन भरेंगे? CuSO4 कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरते हैं। तो एक छड़ को ये दोनों इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। यहाँ पे एक का नाम आयनोड होगा और दूसरे का नाम कैथोड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इसी क्वेश्चन को पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता, जब धातु की पत्ती को उसी के स्वयं के आयतन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है तथा इस विलयन में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार धातु की पत्ती, जिसे हमने छड़ बोला था, तथा इसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो क्या कहता है, किसी वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपचयन के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने अभी अभी क्या सीखा था, यही तो जाना था कि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक किसी चीज़ का विलयन ले लिया। ठीक है, क्या लिया, एक हमने यहाँ पे, अब इसमें क्या डाला हमने, 2 चीज़ें डाली। क्या डाला? इलेक्ट्रोड। कैसे डाला भाई इलेक्ट्रोड? तो क्या करा, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और फिर से हमने दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया। 2 इलेक्ट्रोड डाले और इसके बाद में हमने क्या किया, किसी चीज़ का एक विलयन भर दिया। इसमें हमने
विलयन भर दिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे Cu की छड़ ली है, Cu की छड़ ली, ठीक है, कॉपर की, तो कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरेंगे और विलयन में ये धनावेशित, इनका जो अंतर होगा, यहाँ से एक आवेश निकलेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किस आधार पर बनाई गई है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहाँ पे हमने अभी अभी सीखी थी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी ये देखी थी किस आधार पे बनाई गई है, क्या इसका रीजन है, सारी बातों की जानकारी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है, किस तरीके से इसका उत्तर देना है। तो क्या कहता है, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अतः यह अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है। उदाहरण मतलब कारण बताना है। अथवा कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो भाई आंसर क्या कहता है, यहीं से पढ़ना, आंसर को लगाना। हम लोग शुरू करते हैं। क्या कहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu को Fe से नीचे रखा गया है। अतः Fe जो कि लोहा होता है अधिक सक्रिय होने के कारण Cu+2 आयनों को Cu में अपचयित करने में सक्षम होता है। इसी कारण CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर निक्षेपित होने लगता है और विलयन का नीला रंग जो कि कॉपर जो कि 2 धन आयन है, आयनों के कारण होता है, गायब होने लगता है। यहाँ पे इनकी जो है ना अभिक्रिया भी दे रखी है, आराम से आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास करिए। कॉपर सल्फेट जो होता है ना कि घोल में प्लेटिनम धातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल अंत में रंगहीन हो जाता है। इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण आपको बताना है क्या है। कॉपर सल्फेट के विलयन में प्लेटिनम धातु के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट जो होता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट जो कि है ना कॉपर 2 धनायन आयन जो कि नीले रंग के होते हैं और Cu जो होते हैं रंगहीन में अपचयित हो जाता है, तथा यह घोल अंत में जो होता है रंगहीन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि चांदी जो कि सिल्वर होता है ये ऐसा नहीं कर पाता, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो कि रासायनिक श्रेणी क्या होती है, अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले श्रेणी को देखा था, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रासायनिक श्रेणी है। इसको काफ़ी हद तक खूब अच्छे से अध्ययन करोगे तभी क्वेश्चंस को आप बना पाओगे। तो क्या होता है भाई, तो ये क्वेश्चन कहता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को कॉपर से ऊपर रखा गया है, जबकि सिल्वर को कॉपर से नीचे रखा गया है। इसी कारण जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि चांदी को कम सक्रिय होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, पढ़िए इसको। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर में से किस तत्व के अम्ल से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाती है। तो कौन सी है भाई। Mg और Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है तथा जिंक और चांदी दोनों हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तथा मैग्नीज और जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होने के कारण अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जो कि इनकी अभिक्रियाएं दे रखी है आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसको कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, इसको पढ़िए, हल करिए। जिंक और आयरन को कॉपर सल्फेट CuSO4 से विस्थापित कर देता है। तो अभी पिछला क्वेश्चन देखा उसी का व्युत्क्रम है, सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन कहता है जिंक तथा तांबे में से एक अम्ल से हाइड्रोजन गैस विमुक्त नहीं करता, क्योंकि इसका आंसर होता है तांबा। तांबा जो होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा कम सक्रिय होता है, क्योंकि इसका अपचयन विभव हाइड्रोजन की अपेक्षा उच्च होता है, अतः यह तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर पाता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमीनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में स्थायी है। क्यों? अत्यधिक सक्रिय होने के कारण वायु की उपस्थिति में एल्यूमीनियम पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड Al2O3 की रक्षा परत जम जाती है, जिसके कारण एल्यूमीनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण यह वायु व जल में स्थायी होता है। यही कारण होता है भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में शिव को विस्थापित कर देता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग कर चुके हैं पहले से भी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।